तुम्हारी आंखों में कोई जादू है मुस्कान। साहिल ने एक शाम कहा था। सौरभ, तुम। उसके गले से आवाज बमुश्किल निकली। सौरभ ने उसे गले लगा लिया। सरप्राइज, मैं अपनी तारा का जन्मदिन कैसे मिस कर सकता हूँ। मुस्कान का चेहरा पीला पड़ गया। सौरभ अचानक आ गया है, मैं अब क्या करूं? क्या? वह तो लंदन में होना चाहिए था। सौरभ हमारे रास्ते का कांटा है, उसे हटाना ही होगा। मतलब? हाँ मुस्कान, वही मतलब। अब या तो वह रहेगा या हम दोनों का प्यार। आकर कहा, मैं उसे रात के खाने में नींद की गोलियां देती हूँ, तुम देर रात आ जाना। सब साफ करो, कहीं कोई निशान नहीं रहना चाहिए। मेरठ शहर की एक छोटी सी गली में बसा था सौरभ का घर। हवा में फैली चमेली की महक और दूर से आती मंदिर के घंटे की आवाज इस इलाके की पहचान थी। यहीं से शुरू हुई थी एक ऐसी दास्तान जिसने पूरे शहर को हिलाकर रख दिया था। सौरभ मेहनती और परिवार के प्रति समर्पित एक युवक था। अपनी पत्नी मुस्कान और छोटी बेटी तारा को बेहतर जिंदगी देने के सपने में वह लंदन में नौकरी करता था। हर महीने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा घर भेजता, लेकिन अपनों से दूर रहने का दर्द उसके चेहरे पर साफ झलकता था। जब भी वीडियो कॉल पर अपनी बेटी को देखता, उसकी आंखें नम हो जातीं। बस कुछ साल और, वह अक्सर मुस्कान से कहता, फिर हम तीनों साथ रहेंगे। तारा को सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ाएंगे। मुस्कान के चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती, लेकिन वह मुस्कान कितनी सच्ची थी, यह बात सिर्फ वही जानती थी। दरअसल सौरभ के लंदन जाने के बाद मुस्कान की जिंदगी में एक तूफान आया था। साहिल, उसका पुराना स्कूल फ्रेंड, जिसकी आंखों में एक अजीब सा आकर्षण था। शुरुआत में मुलाकातें औपचारिक थीं, फिर धीरे धीरे वे तन्हाई के साथी बन गए। जब अकेलापन अपने चरम पर होता, तब साहिल की बातें मुस्कान के लिए मरहम का काम करती। लेकिन यह रिश्ता कब प्यार में बदला, ये किसी को पता ही नहीं चला। तुम्हारी आंखों में कोई जादू है मुस्कान। साहिल ने एक शाम कहा था। उन आंखों में खोकर जी लूं तो कोई गिला नहीं। मुस्कान शर्मा गई थी, लेकिन उसके दिल की धड़कन बढ़ गई थी। उस पल वह भूल गई थी कि वह एक विवाहित महिला है, एक माँ है। इन मुलाकातों के बीच छोटी तारा अपने पिता के इंतजार में दिन गिनती रहती। हर शाम वह छत पर जाकर आसमान में उड़ते हवाई जहाज को देखती और सोचती कि कब उसके पापा उसमें बैठ कर आएंगे। लंदन में सौरभ के ऑफिस में बैठे बैठे अचानक उसे याद आया कि अगले दिन उसकी लाडली तारा का जन्मदिन है। उसने अपने हाथों की लकीरों को देखा, जिनमें तारा का नाम लिखा था। एक अजीब सी बेचैनी उसके मन में उभरी। इस बार मैं नहीं चूकूंगा, उसने मन ही मन सोचा। हर जन्मदिन पर फोन पर बात करके क्या खुशी मिलेगी उसे। उसने अपने बॉस के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। सर, मुझे 1 हफ्ते की छुट्टी चाहिए, मेरी बेटी का जन्मदिन है। उसके बॉस ने पहले तो नाराजगी जताई, फिर सौरभ की आंखों में चमकते आंसू देखकर मान गए। जाओ, लेकिन अगले हफ्ते से 2 गुना काम करना होगा। सौरभ ने तुरंत फ्लाइट बुक की। उसके हाथ कांप रहे थे, आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने अपनी बेटी के लिए एक सुंदर गुड़िया, मुस्कान के लिए एक आलीशान गहना और केक काटने के लिए विशेष मोमबत्तियां खरीदी। वह कितनी खुश होगी। उसने हवाई जहाज में बैठते हुए सोचा, मैं उसके चेहरे पर हैरानी देखना चाहता हूँ। उधर मेरठ में मुस्कान ने उस दिन साहिल से मिलने का प्रोग्राम बनाया था। दोनों का इरादा बाहर घूमने का था, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने का। कल तारा का जन्मदिन है। सौरभ फोन करेगा तो मैं कह दूंगी कि तारा स्कूल के दोस्तों के साथ पार्टी मना रही है। साहिल हंसा था। तुम कितनी चालाक हो मुस्कान, यही तो तुम्हारी खासियत है। शाम ढलते ढलते सौरभ घर के दरवाजे पर था। उसके हाथों में तोहफों से भरा बैग था, चेहरे पर मुस्कान थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजे की दस्तक से मुस्कान चौंक गई। इस वक्त कौन आ सकता है? साहिल तो उसे लेने 2 घंटे बाद आने वाला था। उसने जल्दबाजी में अपना मेकअप ठीक किया और दरवाजा खोला। सामने सौरभ को देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, आंखें फटी रह गईं। सौरभ, तुम! उसके गले से आवाज बमुश्किल निकली। सौरभ ने उसे गले लगा लिया। सरप्राइज, मैं अपनी तारा का जन्मदिन कैसे मिस कर सकता हूँ। मुस्कान का चेहरा पीला पड़ गया। उसके दिमाग में तूफान चल रहा था। साहिल के साथ बनाए प्लान धरे के धरे रह गए थे।
वह किसी तरह मुस्कुराई और बोली, अरे सौरभ, तुम तो आखिर आ ही गए। मैं तो तुम्हारे आने का कब से इंतजार कर रही थी। सौरभ को उसकी बात पर अजीब लगा। मुस्कान, मैंने तो किसी को बताया नहीं था कि मैं आ रहा हूँ। वो मेरा मतलब है कि हर जन्मदिन पर तुम फोन जरूर करते हो। मैं तो बस उसी का इंतजार कर रही थी। मुस्कान ने जल्दी से बात संभाली। तारा की आवाज सुनकर सौरभ अंदर की ओर बढ़ा। तारा ने अपने पिता को देखा और खुशी से चीखती हुई उनकी ओर दौड़ी। पापा! उसके आंसू बह निकले। वह सौरभ से चिपक गई, जैसे कभी छोड़ना नहीं चाहती हो। मैं आपको बहुत मिस करती थी पापा, आप फिर कब जाओगे? तारा ने पूछा। उसकी आंखों में डर था। सौरभ ने उसके बाल सहलाते हुए कहा, अभी तो मैं कहीं नहीं जा रहा मेरी तारा। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। मुस्कान इस दृश्य को देखकर अंदर ही अंदर कांप रही थी। उसने जल्दी से साहिल को फोन लगाया और बाथरूम में जाकर धीमे स्वर में बात की। सौरभ अचानक आ गया है, मैं अब क्या करूं? साहिल के स्वर में घबराहट थी। क्या? वह तो लंदन में होना चाहिए था। मैं नहीं जानती, अब तो वह आ गया है। हमारा प्लान क्या होगा? मुस्कान, घबराओ मत, हमें नया प्लान बनाना होगा। सौरभ हमारे रास्ते का कांटा है, उसे हटाना ही होगा। मुस्कान की सांसें तेज हो गईं। मतलब? हाँ मुस्कान, वही मतलब। अब या तो वह रहेगा या हम दोनों का प्यार। मुस्कान के हाथ से फोन छूटते छूटते बचा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसने पानी के छींटे अपने चेहरे पर मारे और अपने आप को संभाला। ठीक है, उसने फुसफुसाकर कहा, मैं उसे रात के खाने में नींद की गोलियां देती हूँ। तुम देर रात आ जाना। फोन काटकर वह बाहर आई तो देखा सौरभ तारा के साथ खेल रहा था। दोनों की हंसी घर में गूंज रही थी। एक पल के लिए उसका दिल पसीजा, लेकिन फिर साहिल की चमकीली आंखों की याद आई और उसने अपने दिल को कठोर कर लिया। रात का खाना बनाते वक्त मुस्कान के हाथ कांप रहे थे। उसने अपनी दवाइयों के डिब्बे से नींद की सभी गोलियां निकाली और सौरभ के खाने में मिला दी। ये कम पड़ेगी क्या? नहीं, सारी डाल देती हूँ, उसने अपने आप से कहा। मुस्कान, क्या मैं मदद कर दूं? सौरभ की आवाज से वह चौंक गई। उसने जल्दी से गोलियों का खाली पत्ता अपनी जेब में छिपा लिया। नहीं, तुम बस आराम करो, मैं सब संभाल लूंगी, उसने कृत्रिम मुस्कान के साथ कहा। खाना तैयार होने पर मुस्कान ने तारा से कहा, बेटा तुम अपने कमरे में जाकर पढ़ाई करो। पापा थके हुए हैं, उन्हें आराम करने दो। कल तुम्हारा जन्मदिन है, सुबह पापा के साथ खूब मजे करना। तारा ने अपनी माँ की बात मानी और अपने कमरे में चली गई, लेकिन उसे अजीब सा लग रहा था। उसकी माँ का व्यवहार कुछ अलग था आज। खाना परोसते वक्त मुस्कान के चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। सौरभ, तुम्हारे पसंद का खाना बनाया है, उसने कांपती आवाज में कहा। सौरभ ने खुशी से खाना शुरू किया। वाह मुस्कान, तुम्हारे हाथ का खाना खाकर मुझे लंदन की सारे थकान दूर हो गई है। खाना खाते खाते सौरभ की आंखें भारी होने लगीं। मुझे नींद क्यों आ रही है? उसने धीमी आवाज में कहा। तुम लंबे सफर से थके हो, मुस्कान ने जवाब दिया। उसकी आंखों में डर और उत्सुकता एक साथ झलक रही थी। कुछ ही देर में सौरभ वहीं टेबल पर बेहोश हो गया। मुस्कान ने जल्दी से साहिल को फोन लगाया। वह बेहोश हो गया है, जल्दी आओ। साहिल आधे घंटे में पहुंच गया। उसकी आंखों में एक अजीब सा उन्माद था। हमें जल्दी करनी होगी। उसने अपने साथ लाए बैग से एक कुदाल निकाला। मुस्कान के चेहरे का रंग उड़ गया। साहिल, यह तुम क्या करने जा रहे हो? उसकी आवाज कांप रही थी। हमारे प्यार के रास्ते का कांटा हटाने जा रहा हूँ, साहिल ने ठंडे लहजे में कहा। पर इस तरह हम पुलिस को क्या जवाब देंगे? किसी को पता ही नहीं चलेगा। हम उसके शरीर के टुकड़े करके सीमेंट में दफना देंगे। इससे पहले कि मुस्कान कुछ कहती, साहिल ने अपना पहला वार कर दिया। सौरभ के सिर पर कुदाल का एक जोरदार वार, फिर दूसरा, फिर तीसरा। खून के छींटे चारों ओर बिखर गए। मुस्कान चीखने वाली थी, पर साहिल ने उसका मुंह अपने हाथ से बंद कर दिया। चुप! अगर तारा जाग गई तो हम दोनों फंस जाएंगे, उसने धीमे स्वर में कहा। लेकिन देर हो चुकी थी। हुए शोर से तारा जाग गई थी और चुपके से दरवाजे से झांक रही थी। उसने जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। पापा आ! साहिल और मुस्कान दोनों चौंक गए।
तारा की चीख सुनकर पड़ोसी भी जाग गया था, जिसने खिड़की से झांका और सब देख लिया। अब यह लड़की भी देख चुकी है, साहिल बोला। इसे भी चुप कराना होगा। मुस्कान की आंखों में आंसू आ गए। नहीं साहिल, वह मेरी बेटी है। तो क्या हुआ? वह हमारे खिलाफ गवाही देगी। मुस्कान जल्दी से तारा के पास गई और उसे जोर से झकझोरा। तुमने जो देखा है वह किसी को नहीं बताना, समझी? वरना तुम्हारा हाल भी तुम्हारे पापा जैसा होगा। तारा सिसकने लगी, उसकी आंखों में आतंक था। मम्मी, आपने पापा को? पड़ोसी ने जो देखा और सुना उससे उसके रोंगटे खड़े हो गए। वह चुपके से वहां से भाग गया और सीधा सौरभ के माता पिता के घर पहुंचा। अगले कुछ घंटों में साहिल और मुस्कान ने सौरभ के शरीर के 15 टुकड़े किए। हर वार के साथ उनके अंदर का इंसान मर रहा था और एक दरिंदा जन्म ले रहा था। सब साफ करो, कहीं कोई निशान नहीं रहना चाहिए। साहिल कहता रहा। तारा अपने कमरे में बंद थी, जिसे साहिल ने बाहर से ताला लगा दिया था। वह अंदर बैठकर सिसक रही थी, अपने पापा के लिए रो रही थी। उसकी छोटी सी दुनिया बिखर चुकी थी। साहिल ने सौरभ के शरीर के टुकड़ों को एक ड्रम में डाला और उस पर सीमेंट डाल दिया। अब किसी को पता नहीं चलेगा। उसने मुस्कान से कहा। हमारे प्यार के रास्ते का कांटा हट गया है। मुस्कान रो रही थी, लेकिन अब वह वापस नहीं जा सकती थी। उसके हाथ भी खून से सने थे। वह साहिल के साथ इस अपराध में बराबर की भागीदार थी। और तारा का क्या होगा? मुस्कान ने रोते हुए पूछा। उसे कुछ दिन बंद रखो, फिर धीरे धीरे समझा दो कि अगर उसने किसी को कुछ बताया तो हम उसे भी मार देंगे। इधर सौरभ के माता पिता पड़ोसी की बात सुनकर हैरान रह गए। उन्होंने कई बार सौरभ को फोन लगाया, लेकिन फोन बंद मिला। फिर उन्होंने मुस्कान को फोन किया, जिसने बहाना बनाया कि सौरभ सो रहा है। सौरभ के पिता को शक हो गया, कुछ गड़बड़ है। उन्होंने अपनी पत्नी से कहा, चलो मुस्कान के घर चलते हैं। रास्ते में उन्होंने पुलिस को भी साथ ले लिया। रात के 11 बजे मुस्कान के घर पर दस्तक हुई। मुस्कान चौंक गई। उसने सोचा साहिल होगा जो उसे लेने आया होगा, लेकिन जब उसने दरवाजा खोला तो सामने सौरभ के माता पिता और पुलिस खड़ी थी। मुस्कान, सौरभ कहाँ है? पुलिस इंस्पेक्टर ने सीधा सवाल किया। मुस्कान का चेहरा पीला पड़ गया, उसके होंठ कांपने लगे। वह बाहर गया है, कुछ सामान लाने। इतनी रात को? इंस्पेक्टर ने शक से पूछा। तभी अंदर से तारा की रोने की आवाज आई। बचाओ, कोई है, मुझे बचा लो, मम्मी ने मुझे बंद कर दिया है। पुलिस तुरंत अंदर दाखिल हुई और तारा को मुक्त कराया। तारा रोते हुए पुलिस के गले लग गई। क्या हुआ बेटा? इंस्पेक्टर ने प्यार से पूछा। तारा ने हिचकते हुए बताया, मम्मी और साहिल अंकल ने मेरे पापा को मार दिया। उन्होंने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए और एक ड्रम में डाल दिया। सौरभ की मां चीख पड़ी। सौरभ के पिता जमीन पर बैठ गए। उनके आंसू थम नहीं रहे थे। पुलिस ने तुरंत मुस्कान को हिरासत में ले लिया और पूछा, वो ड्रम कहाँ है? मुस्कान बेहोश होने वाली थी। उसके पैर लड़खड़ा रहे थे। उसने धीमे से इशारा किया, वहाँ बाथरूम के पास। पुलिस ने जब ड्रम खोला तो वह नज़ारा किसी भीषण कोहराम से कम नहीं था। सीमेंट के नीचे सौरभ के शरीर के टुकड़े थे, खून से सने हुए। सौरभ की मां बेहोश हो गईं। पुलिस वालों की आंखों में भी आंसू आ गए थे। इतने निर्मम हत्या का साक्षी वे पहली बार बने थे। साहिल कहाँ है? इंस्पेक्टर ने कड़क आवाज में पूछा। मुस्कान ने कांपते हाथों से अपना फोन निकाला और साहिल को कॉल किया। साहिल, जल्दी आओ, मुझे डर लग रहा है। साहिल जब घर पहुंचा तो पुलिस ने उसे दबोच लिया। वह भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन बच न सका। अदालत में मुकदमा चला। साहिल और मुस्कान दोनों पर हत्या का आरोप साबित हुआ। दोनों को उम्र कैद की सजा मिली। तारा अब अपने दादा दादी के साथ रहती है। वह अभी भी उस रात के सदमे से बाहर नहीं निकल पाई है। करते थे। वहीं जेल में मुस्कान अपनी कोठरी में बैठी थी। आंखों में आंसू थे। उसके हाथों में सौरभ और तारा की एक पुरानी तस्वीर थी। वह धीरे धीरे उस तस्वीर पर उंगली फेर रही थी। मैंने क्या किया? वह खुद से पूछ रही थी। साहिल के प्यार के लिए मैंने अपनी बेटी से उसके पिता को छीन लिया। दूसरी ओर साहिल अपनी कोठरी में अकेला बैठा था। उसके चेहरे पर अब भी कोई पछतावा नहीं था।
उसकी आंखों में सिर्फ खालीपन था। मेरठ शहर, जो कभी अपनी शांति के लिए जाना जाता था, अब इस दिल दहला देने वाली घटना के लिए जाना जाने लगा। लोग अब भी उस घर के सामने से गुजरते हुए डरते हैं, जहां एक रात प्यार के नाम पर इतना बड़ा अपराध हुआ था। क्या सौरभ को सच में प्यार मिला? क्या मुस्कान और साहिल का प्यार सच्चा था? क्या तारा कभी इस सदमे से बाहर निकल पाएगी? इन सवालों के जवाब शायद वक्त ही दे पाएगा। सच्चे प्यार में परिवार के बिना कोई खुशी नहीं होती। जो रिश्ते खून से बने होते हैं, उन्हें खून बहाकर नहीं तोड़ा जा सकता। हर अपराध का अंजाम होता है, और प्यार के नाम पर किया गया अपराध भी कभी माफ नहीं किया जाता। ये सच्ची घटना दिल को छू लेने वाली है। अगर ये कहानी आपके दिल तक पहुंची हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और ऐसी ही सच्ची और भावनात्मक कहानियाँ देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। साथ ही उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि हर नई कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हाँ, इस कहानी को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कहानियाँ तभी जिंदा रहती हैं जब उन्हें बांटा जाए।